जय। प्रीवियस क्लास में, लास्ट क्लास में जिस पर हमने बात करी थी वो था एंथैल्पी। एंथैल्पी में एक बताया था आपको रिलेशन बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसमें रिलेशन बताया था। एक दूसरा बताया था प्रूफ दैट डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई, ये बताया था आपको। देखिएगा नेक्स्ट है भाई, एंथैल्पी के बेसिस पर ही बात करें। नेक्स्ट है प्रूफ दैट change in enthalpy, prove that 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 change in enthalpy is equal to absorbed heat is equal to absorbed heat is equal to absorbed heat at constant pressure at constant pressure at constant pressure at constant pressure at constant pressure। क्या मतलब हुआ? चेंज इन एंथैल्पी इट मींस डेल्टा एच इक्वल टू क्यू, और कांस्टेंट प्रेशर है इसलिए क्या लिख देंगे? पी। मैंने कहा था कंपोनेंट में लिखा जाए तो क्यू पी, ये लिखना उसके नीचे हिंदी में लिखना। सिद्ध करो कि स्थिर दाब पर, इसको बंद कर देना। स्थिर दाब पर सिद्ध करो कि स्थिर दाब पर सिद्ध करो कि बस सिद्ध करो कि स्थिर दाब पर सिद्ध करो कि स्थिर दाब पर एंथैल्पी में परिवर्तन सिद्ध करो कि स्थिर दाब पर एंथैल्पी में परिवर्तन सिद्ध करो कि स्थिर दाब पर एंथैल्पी में परिवर्तन अवशोषित ऊष्मा के बराबर होता है। अवशोषित ऊष्मा के बराबर होता है। अवशोषित ऊष्मा के बराबर होता है। फिर यही लिख लेना डेल्टा एच इक्वल टू क्यू पी। अब देखें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ही बात करूं, वहीं से स्टार्ट करें जो आपको पहले बताया था। एक सिस्टम था जिसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है E1, हमने क्यू हीट इसको सप्लाई करी, इसने क्यू हीट इसको सप्लाई करी, वर्क कितना किया W। फाइनल इंटरनल एनर्जी जो है वो कितना है E2। तो हमने क्या कहा था E2 इक्वल टू E1 प्लस Q प्लस W, ये ऑलरेडी बता चुका ये था। फिर E2 माइनस E1 इक्वल टू Q प्लस W, ये था। इसको इस तरह करें डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W। अब मान लीजिए वर्क डन बाय सिस्टम, अगर कार्य इफ वर्क डन बाय सिस्टम, यदि कार्य किसके द्वारा किया जाए? तंत्र के द्वारा। इफ वर्क डन बाय सिस्टम यदि कार्य तंत्र द्वारा किया जाए या किया जाता है तो क्या हो जाएगा? W इक्वल टू माइनस, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, W इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। तो P इक्वल टू हो गया, W इक्वल टू हो गया माइनस P डेल्टा V। ये W की वैल्यू आ गई। इस W की वैल्यू को किसमें पुट कर दें? इक्वेशन फर्स्ट में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या जाएगा? डेल्टा ई इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, यही था। इसको इस तरफ लेकर आए, साइड चेंज करें, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी इक्वल टू क्यू, क्या था? ये हो गया ई प्लस पीवी। ई प्लस पीवी क्या था? ई प्लस पीवी एच बताया था लास्ट एंथैल्पी की डेफिनेशन जब हमने दी थी, तो एच इक्वल टू होता है ई प्लस पीवी। अब यहाँ पर डेल्टा है तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा एच इक्वल टू क्यू। देखें पी जो था वो अपने आप क्या है? कांस्टेंट। यही प्रूव करना था आपको, डेल्टा एच इक्वल टू क्यू।
क्यों था? क्योंकि H इक्वल टू E प्लस PV लिखना। सपोज इनिशियल इंटरनल एनर्जी, internal energy of system, suppose initial internal energy of the system is E1, Q heat is supplied, Q heat is supplied, then system done W work, and final internal energy is E2, 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 and final internal energy is E2. क्या लिखा हिंदी में? माना किसी तंत्र की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा, 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 माना किसी तंत्र की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा E1 है, माना किसी तंत्र की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा E1 है, माना किसी तंत्र की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा E1 है, माना किसी तंत्र की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा E1 है, माना किसी तंत्र की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा E1 है, तंत्र को Q ऊष्मा प्रदान करने पर, किया गया कार्य W है, तंत्र को Q ऊष्मा प्रदान करने पर किया गया कार्य W है, जबकि तंत्र की अंतिम आंतरिक ऊर्जा, E2 है, जबकि तंत्र की अंतिम आंतरिक ऊर्जा E2 है। देखा, यह था क्या? एंट्रोपी, एंथैल्पी, उससे रिलेटेड नेक्स्ट हेडिंग एंट्रोपी, ब्रैकेट में इज देखा, एंट्रोपी किससे शो करते हैं? एस से। एंट्रोपी का मतलब मैंने आपसे कहा था कि कोई भी सिस्टम हो दुनिया का, कोई भी तंत्र हो, कोई भी तंत्र हो, वो एटम, मॉलिक्यूल या आयन से जो था वो मिलकर बना, वो किसी से मिलकर बना हो, चाहे एटम से, मॉलिक्यूल से या आयन से, 100% उसका जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसका वो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उसका जो भी अवयवी कण है, अवयवी घटक है ना, उसमें हमेशा जो था वो कोई उसके अंदर एक कुछ ना कुछ डिसऑर्डर दिखाई देगा, कुछ ना कुछ अनियमितता दिखाई देगी,
डिसऑर्डर, अनसर्टनिटी, अनियमितता जो था वो दिखाई देगी। वो जिससे मिलकर बना हो उसके अंदर एक तरह का डिसऑर्डर, एक तरह की अनियमितता जो था वो दिखाई देगी। और इसी अनियमितता को, इसी डिसऑर्डर को अगर हम मेजर कर लें, इसी अनियमितता को अगर माप लें जो था, इसी अनसर्टनिटी को अगर मेजर कर लें, तो यही डिसऑर्डर, यही अनसर्टनिटी जो था वो क्या कहलाती है? एंट्रोपी जो था वो कहलाती है। याद हो, इसी पर समझा रहा था शायद पिछली बार। मैंने कहा था कि हमेशा जो आपको 100% आउटपुट नहीं मिलता, जो आपको 100% सफलता नहीं मिलती, उसका एक मेन रीजन रहता है कि हमारी एफर्ट का, हमारे प्रयास का, हमारी कोशिशों का, हमारी एनर्जी का एक पार्ट एक भाग जो था वो बेकार चला जाता है। किसके अंदर? डिसऑर्डर के अंदर। क्योंकि कोई भी सिस्टम तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कि उसका डिसऑर्डर पूरी तरह से क्या ना हो जाए, खत्म जो था ना हो जाए। तो इनिशियली जब बोलते हैं, जो शुरुआत से अभी तक आपको जो पुरानी डेफिनेशन आप पढ़ते आए, उसमें यही कहा जाता है कि किसी सिस्टम, किसी तंत्र की जो अनियमितता है, जो अनिश्चितता है, उसकी माप को जो था वो क्या कहा गया? एंट्रोपी जो था वो कहा गया। इसी को आप इंग्लिश में कहें तो आप कहते हैं कि एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और अनसर्टेनिटी, या डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, या डिग्री ऑफ डिसऑर्डर जो है वो क्या कहलाया? एंट्रोपी जो था वो कहलाया। फिर जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं, उस मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर डेफिनेशन मैंने बदली, जिसका वर्क के बेसिस पर हम बता रहे थे कि मैंने इस सिस्टम को मान लीजिए 100% एनर्जी देता हूं, तो कभी भी आपको 100% आउटपुट, आपको कभी भी 100% कार्य जो था वो कभी भी प्राप्त नहीं होता। तो आपको कभी भी 100% जो था वो कार्य प्राप्त नहीं होगा। आपको हमेशा कुछ ना कुछ कमी दिखाई देगी। आपको हमेशा ऐसा दिखाई देगा कि जो प्राप्त होना चाहिए था उतना प्राप्त नहीं हुआ। मान लीजिए यहाँ पर हमने 100% एनर्जी जो था वो प्रोवाइड करी, लेकिन हमको जो रिजल्ट मिला वो कितने परसेंट? 80%। तो कितने परसेंट का लॉस हुआ? 20% का जो था वो लॉस हुआ। इसका मतलब ये 20% जो था वो बेकार चला गया। और वही एनर्जी का वो पार्ट जो किसमें कन्वर्ट नहीं हो पाया? वर्क में, आउटपुट में, जो आपके रिजल्ट में, परिणाम में कन्वर्ट नहीं हो पाया, उसी एनर्जी को, उस अमाउंट को भी मॉडर्न साइंस के अंदर क्या कहा जाता है? एंट्रोपी जो था वो कहा जाता है। तो एक तो आपने कहा कि एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, या कह सकते हैं कि एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ अनसर्टनिटी। हिंदी में कहें तो अनिश्चितता की माप को एंट्रोपी, अनियमितता की माप को एंट्रोपी। और या इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कहें तो हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच डू नॉट कन्वर्ट इनटू यूजफुल वर्क, जिसको उपयोगी कार्य में आप परिवर्तित नहीं कर पाते, जिसको आप यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाते, उसी अमाउंट को जो था एनर्जी के हम क्या कहते हैं? एंट्रोपी जो था वो कहा जाता है। आई बात समझ में? एंट्रोपी अगर किसी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो था वो यूज की जाए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मतलब कि अगर मान लीजिए कोई भी उत्कीर्णनीय प्रक्रम है, उत्कीर्णनीय प्रक्रम मतलब जो दोनों डायरेक्शन बता चुका हूं, रिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं, अगर किसी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी का कैलकुलेशन किया जाए तो उसका फार्मूला होता है डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी, क्यू रिवर्सिबल, रिवर्सिबल मतलब उत्कीर्णनीय अपॉन टी, ये फार्मूला। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। सिंपल सी बात है। जब आप टेम्परेचर दोगे, जैसे मान लीजिए अगर इसको ऐसे समझे, इसको बाद में समझाता हूं कि एंट्रोपी कैसे चेंज होती है, पहले दूसरी चीज समझे जिसको आप फील कर पाए। वाटर की बात ले लेते हैं, क्योंकि वो तीनों स्टेट के अंदर आप आसानी से आपका देखा हुआ है, आप उसको महसूस किया हुआ है। आपका वाटर लिक्विड फॉर्म के अंदर है, जब आप उसको वेपर में कन्वर्ट करेंगे, वाश में कन्वर्ट करेंगे तो गैसेस फॉर्म में होगा। और आइस क्यूब अगर हम ले लें तो वही वाटर जो था वो सॉलिड फॉर्म के अंदर जो था वो आ जाता है। अगर एंट्रोपी की बात करें तो आपको मालूम है कि सॉलिड के अंदर एटम, मॉलिक्यूल या आयन, उनके बीच की डिस्टेंस सबसे कम होती है, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा तो वो बंधे रहेंगे, मूव नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर डिसऑर्डर सबसे कम होगा, यहाँ पर अनसर्टेनिटी सबसे कम होगी। इसका मतलब सॉलिड के अंदर एंट्रोपी जो था वो सबसे कम होती है। एग्जामिनर आपको कई बार डिफरेंट कंपाउंड दे देगा, डिफरेंट सब्सटेंस दे देगा और आपसे पूछेगा कि ऑर्डर बताओ एंट्रोपी का, कि किसमें ज्यादा होगी किसमें कम होगी। तो आप इसी से पता करेंगे। जो सॉलिड स्टेट में होगा उसकी एंट्रोपी हमेशा कम होगी। इसके बाद जो लिक्विड होगा उसकी एंट्रोपी थोड़ी सी ज्यादा होगी, और जो गैसेस में होगा उसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी। आई बात समझ में?
अच्छा एक सिंपल सी बात करें कि एक आइस क्यूब लें, एक आइस क्यूब लें, अभी वो सॉलिड है तो उसकी एंट्रोपी सबसे कम होगी। अब मैंने उसको टेम्परेचर देना शुरू किया, तो टेम्परेचर देना शुरू किया तो वो आइस क्यूब जो था उस टेम्परेचर को, उस हीट को अपने में क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, यही करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो एंट्रोपी क्या हुई, थोड़ा सा बढ़ने लगेगी, और एब्जॉर्ब करता जाएगा, और एब्जॉर्ब करता जाएगा, और जब वो वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी। आई बात समझ में? इसका मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब दुनिया का कोई सब्सटेंस हीट को अपने में एब्जॉर्ब करता है, जब आप उसको टेम्परेचर सप्लाई करेंगे और वो हीट को अपने में एब्जॉर्ब करेगा, जब एब्जॉर्ब करेगा तो एंट्रोपी जो था वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। वो यहाँ पर यही बताने की कोशिश की गई है कि जब आप किसी को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उस रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर क्यू जो था, क्यू क्या है, हीट जो था वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, और जब हीट बढ़ेगी मतलब एब्जॉर्ब हीट जो था वो बढ़ेगी तो एंट्रोपी चेंजेस भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये ना क्यू के पैरेलल है डेल्टा एस, मतलब डेल्टा एस और क्यू क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब क्यू बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी तो एंट्रोपी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये भी एक सिंपल स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है मतलब चेंजेस पे बात की जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर डेल्टा एस जो था वो लिखा, डेल्टा एस लिखा, क्योंकि स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर जो था वो डिपेंड करता है। लिखेगा एंट्रोपी entropy entropy is the degree of 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 disorder entropy is the degree of disorder entropy is the degree of disorder entropy is the degree of is the degree of disorder entropy is the degree of disorder degree of disorder or uncertainty or uncertainty or uncertainty or uncertainty or uncertainty पैराग्राफ चेंज करके लिखो according to modern concept 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 entropy entropy is the amount of entropy is the amount of according to modern concept entropy is the amount of entropy is the amount of energy entropy is the amount of energy entropy is the amount of energy कौन सा अमाउंट है इसमें, ये इसके बारे में बात कर रहा हूं, किसके बारे में, 20%, हालांकि जो वर्क में कंप्लीट नहीं हो पाया। एंट्रोपी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी is the amount of energy which do not convert into 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 useful work which do not convert into useful work which do not convert into useful work। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखें, पैराग्राफ चेंज करके लिखना एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन एंट्रोपी इज ए स्टेट एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन is a state function which depend upon which depend upon which depend upon which depend upon initial which depend upon initial and final state 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 of the system of the system of the system of the system, so we cannot calculate the so we cannot calculate the so we cannot
calculate the, so we cannot calculate the, so we cannot calculate the, so we cannot calculate the absolute value, so we cannot calculate the, so we cannot calculate the absolute value, so we cannot calculate the absolute value of entropy, absolute value of entropy, absolute value of entropy, absolute value of entropy. We consider change in entropy, consider change in entropy, change in entropy. ये फॉर्मूले को डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। जहां ये लिखा उसके नीचे लिखो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, 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 on the basis of physical state, on the basis of physical state, on the basis of physical state, on the basis of physical, on the basis of physical state, order of reactivity, order of entropy, on the basis of physical state, order of entropy is देखें ये एस एंट्रोपी, एंट्रोपी किसकी बात करें, अलग अलग स्टेट की अगर हम बात करें, सॉलिड स्टेट की बात करूं, इसकी एंट्रोपी एस से शो कर रहे हैं आप, किसके लिए, सॉलिड के लिए, तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी, सबसे कम। फिर एंट्रोपी किसके लिए, लिक्विड, फिर सबसे ज्यादा क्या होगी, एंट्रोपी गैस। सॉलिड सबसे कम, उससे ज्यादा लिक्विड और सबसे ज्यादा गैस। हिंदी में लिखिएगा, किसी तंत्र की अनियमितता, किसी तंत्र की अनियमितता या अनिश्चितता, किसी तंत्र की अनियमितता या अनिश्चितता, किसी तंत्र की अनियमितता, किसी तंत्र की अनियमितता या अनिश्चितता, किसी तंत्र की अनियमितता, किसी तंत्र की अनियमितता या अनिश्चितता, किसी तंत्र की अनियमितता या अनिश्चितता या अनिश्चितता की माप को, किसी तंत्र की अनियमितता या अनिश्चितता की माप को एंट्रोपी कहा जाता है, की माप को एंट्रोपी कहा जाता है, की माप को एंट्रोपी, की माप को एंट्रोपी कहा जाता है, की माप को एंट्रोपी कहा जाता है। पैरा चेंज करके लिखेगा, आधुनिक परिभाषा अनुसार, आधुनिक परिभाषा अनुसार, आधुनिक परिभाषा अनुसार, आधुनिक परिभाषा अनुसार, आधुनिक परिभाषा अनुसार किसी तंत्र से प्राप्त ऊर्जा की वह मात्रा, किसी तंत्र से प्राप्त ऊर्जा की वह मात्रा, किसी तंत्र से प्राप्त ऊर्जा की वह मात्रा जिसे उपयोगी कार्य में, जिसे उपयोगी कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जिसे उपयोगी कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जिसे उपयोगी कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, उसे एंट्रोपी कहा जाता है। जिसे उपयोगी कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, उसे एंट्रोपी कहा जाता है, उसे एंट्रोपी कहा जाता है। पैरा चेंज करके लिखें, एंट्रोपी एक अवस्था फलन है, 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 एंट्रोपी एक अवस्था फलन है जो किसी तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर, जो किसी तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, जो किसी तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, जो किसी तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। इस कारण एंट्रोपी में परिवर्तन की गणना की जाती है, इस कारण एंट्रोपी में परिवर्तन की गणना की जाती है, इस कारण एंट्रोपी में परिवर्तन
की गणना की जाती है। ये सूत्र लिखना, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल। यह रिवर्सिबल का मतलब है उत्कीर्णनीय। उसके नीचे लिख लीजिएगा, अवस्था के आधार पर एंट्रोपी का क्रम निम्न अनुसार होता है। अवस्था के आधार पर एंट्रोपी का क्रम निम्न अनुसार होता है। अवस्था के आधार पर एंट्रोपी का क्रम निम्न अनुसार होता है। और ये नोट करना फिर, यथा एंट्रोपी। अब ये इस पे रीजनिंग अगर कुछ बनती है, रीजन पूछे जाते हैं आपसे अलग अलग सब्सटेंस देकर, तो वो इसी बेसिस पर जो था वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किसकी हायर है किसकी लो है। एंट्रोपी जो था वो इसकी फिजिकल स्टेट से ही जो था वो आप पता कर सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी फ्री एनर्जी फ्री एनर्जी देखा, फ्री एनर्जी ब्रैकेट में जहां लिखा फ्री एनर्जी, ब्रैकेट में लिखे जी। गिब्स करके साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बताया था, इसलिए उनके नाम के फर्स्ट लेटर जी से उसको डिनोट करते हैं, कैपिटल जी। फ्री एनर्जी हिंदी में मुक्त ऊर्जा। मुक्त ऊर्जा ब्रैकेट में कैपिटल जी। मुक्त ऊर्जा ब्रैकेट में कैपिटल जी। देखा, मुक्त ऊर्जा कैपिटल जी या फिर फ्री एनर्जी बोलते हैं। गिब्स ने बताया था, इसलिए जी से जो था वो डिनोट करते हैं। इसी के बेसिस पर एक इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन जो था वो आपसे पूछी जाती है। लिखिएगा और करके लिखें, गिब्स हेल्महोल्ट्ज गिब्स गिब्स हेल्महोल्ट्ज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। फ्री एनर्जी और करके लिखें, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। साइंटिस्ट का नेम है हेल्महोल्ट्ज ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी एक्सप्लेन किया। वहां गिब्स के साथ में मेयर थे, दो साइंटिस्ट हैं। यहाँ पर भी गिब्स एक अलग साइंटिस्ट है और हेल्महोल्ट्ज जो था वो अलग है। हेल्महोल्ट्ज ने गिब्स के साथ में फ्री एनर्जी को एक्सप्लेन किया, और याद हो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स ने जो था एक्सप्लेन किया मेयर के साथ में। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। जहां पर अभी बात खत्म करी थी उसी के आगे अगर हम बढ़ जाएं तो फ्री एनर्जी को एक्सप्लेन करता है। अभी आपको बता रहा था कि कोई सिस्टम है जिसके अंदर 100% कोई ना कोई डिसऑर्डर, कोई ना कोई अनियमितता जो था वो पाई जाती है। अनियमितता, डिसऑर्डर, अनिश्चितता जो था वो पाई जाएगी। हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि ये सिस्टम से हम कोई वर्क, कोई काम जो था वो करा सकें। है ना, जब हम रिजल्ट की उम्मीद करते हैं तो रिजल्ट आपको हमेशा 100% दिखाई नहीं देता। जितना आपका एफर्ट है, जितनी आपने एनर्जी दी, उसका रिजल्ट जो था वो 100% नहीं था। आपने अभी देखा था कि हमको रिजल्ट जो था वो कितना मिला था, 80%। लॉस कितना हुआ था, इस 20% को आपने क्या नाम दे दिया, एंट्रोपी जो था वो नाम दे दिया। गिब्स और हेल्महोल्ट्ज ने ये जो 80% मिला था, इसी को उन्होंने कह दिया फ्री एनर्जी, इसी को उन्होंने कह दिया मुक्त ऊर्जा। इसका मतलब किसी सिस्टम की वो एनर्जी जो किसमें कन्वर्ट हो रही है, जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो रही है, जो उपयोगी कार्य में परिवर्तित हो रही है, उसी को क्या कहा गया, फ्री एनर्जी जो था वो कहा गया, फ्री एनर्जी कहा गया। अब इसका मैथमेटिकली जब गिब्स से इसको एक्सप्लेन करने को कहा गया, तो अब उनके अकॉर्डिंग जो भी कार्य हमको मिलता है उसको उन्होंने क्या कहा, फ्री एनर्जी। उसको किससे डिनोट किया, जी से ये डिनोट किया। अब मैथमेटिकली वो जो इक्वेशन दी उन्होंने, जो भी आएगा है ना, वो कैसे दी। अब आपको मालूम है कि रिजल्ट तो ये होना चाहिए था, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जो उसकी एनर्जी है वही उसका आउटपुट होना चाहिए था। अब यहाँ पर अगर टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की बात करें तो वो तो क्या है, एंथैल्पी। पहले पढ़ी जाती थी कि वो क्या है,
इंटरनल एनर्जी, बाद में मैंने बताया कि प्रेशर और वॉल्यूम उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा आपको। तो मैं जब कहूं कि किसी सिस्टम की एक्चुअल में टोटल एनर्जी कितनी होती है तो आप क्या कहेंगे, एंथैल्पी। तो एक्चुअल में रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम ये कुछ एक्स्ट्रा बातें जो आपने सीखी है एंट्रोपी के बारे में अभी इग्नोर कर दें, अभी सोच लें कि कोई लॉस नहीं होता, कोई कमी नहीं आती, केवल एक ही बात माइंड में रखें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, तो गिब्स जो जी था वो किसके बराबर होना था, एच के बराबर होना था। जो उसके पास टोटल एनर्जी है वही यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या होता है, लॉस होता है। लॉस होता है कितना, ऊष्मा के रूप में। हमेशा एनर्जी का लॉस किस रूप में होता है, ऊष्मा के रूप में, या ये कहें कि एनर्जी का, ऊर्जा का लॉस जो था वो किस रूप में होगा, ऊष्मा के रूप में, हीट के रूप में जो था वो होता है कि वो इमिट करती है, इवॉल्व करती है हीट। तो अभी आपने कहा था कि एस इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, तो लॉस किस फॉर्म में होगा, क्यू के, तो कुछ ना कुछ इसमें लॉस होगा। वो क्यों लॉस हो रहा है, क्योंकि ये हीट, ये क्यू जो था वो किस में जा रहा है, डिसऑर्डर के अंदर जा रहा है। तो टोटल एनर्जी में से मैंने उतना क्या कर दिया, क्यू माइनस कर दिया, लेकिन क्यू तो हम जानते ही नहीं है, हमारे पास डिफाइन वर्ड क्या है, एस, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाती, क्यू इक्वल टू एस टी या टी एस, यही था। तो उन्होंने जो था उन्होंने कहा जी इक्वल टू, ये बताना नहीं है आपको, ये मैं समझा रहा था, आपको बता रहा था कि गिब्स ने कैसे सोचा होगा आपको कि जी इक्वल टू, आपको कोई प्रूफ नहीं करना है, आपने बस वहां पर एक इक्वेशन लिखी है, मैथमेटिकल इक्वेशन, कि वहां पर उन्होंने मैथमेटिकली फ्री एनर्जी को किस इक्वेशन से एक्सप्लेन किया, जी इक्वल टू एच माइनस टी एस। क्यों आया ये समझ में आ गया, जी इक्वल होना था एच के किस लॉ से, फर्स्ट क्लास है, लेकिन कोई ना कोई एनर्जी का लॉस हुआ, किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, हमने क्यू लिखा, किस में गया, एंट्रोपी में गया, तो हमने उसी को एंट्रोपी में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या हो गया, टीएस लिखेगा। फ्री एनर्जी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, फ्री एनर्जी इज द मैक्सिमम, फ्री एनर्जी इज द मैक्सिमम, free energy is the maximum, free energy is the maximum amount, free energy is the maximum amount of energy, free energy is the maximum amount of energy, free energy is the maximum, free energy is the maximum amount of energy, is the maximum amount of energy which is convert into, which is convert into, which is convert into, which is convert into useful work, which is convert into useful work, which is convert into useful work, which is convert into useful work. It is denoted by capital G, it is denoted by capital G, it is denoted by capital G, it is denoted by capital G। पैराग्राफ चेंज करके लिखें, गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज, गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज, गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज, गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज एक्सप्लेन द, गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज एक्सप्लेन द फ्री एनर्जी, एक्सप्लेन द फ्री एनर्जी, एक्सप्लेन द फ्री एनर्जी with help of, with help of, with help of following mathematical equation, with help of following mathematical equation, with help of following mathematical equation, with help of following mathematical equation। ये लिखना G इक्वल टू एच माइनस टी एस, हिंदी में लिखेगा किसी तंत्र से प्राप्त ऊर्जा, किसी तंत्र से प्राप्त ऊर्जा की वह अधिकतम मात्रा, किसी तंत्र से प्राप्त ऊर्जा की वह अधिकतम मात्रा, किसी तंत्र से प्राप्त ऊर्जा की वह अधिकतम मात्रा, किसी तंत्र से प्राप्त ऊर्जा की वह अधिकतम मात्रा, किसी तंत्र से प्राप्त ऊर्जा की वह अधिकतम मात्रा, ऊर्जा की वह अधिकतम मात्रा, ऊर्जा की वह अधिकतम मात्रा जिसे उपयोगी कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे उपयोगी कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे उपयोगी कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे मुक्त ऊर्जा कहा जाता है, उसे मुक्त ऊर्जा कहा जाता है, उसे मुक्त ऊर्जा कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके मुक्त ऊर्जा को
गणितीय रूप में निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। मुक्त ऊर्जा को गणितीय रूप में निम्न प्रकार मुक्त ऊर्जा को गणितीय रूप में निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। मुक्त ऊर्जा को गणितीय रूप में निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। ये लिख लेना, G इक्वल टू H माइनस TS। देखा, उसके नीचे नोट कर लें, वेयर G इक्वल टू फ्री एनर्जी, जहां G इक्वल टू मुक्त ऊर्जा, कैपिटल G इक्वल टू फ्री एनर्जी, H इक्वल टू एंथैल्पी, H इक्वल टू एंथैल्पी, T इक्वल टू टेम्परेचर ताप, T इक्वल टू टेम्परेचर ताप, S इक्वल टू एंट्रोपी, देखा। अब एक काम करें, इसको कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर दो स्टेट पर लेकर जाएं, इनिशियल और फाइनल। रीजन आप जानते हैं, रीजन क्या, क्योंकि ये जितने भी टर्म आप पढ़ते हैं ये सब के सब क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, स्थिर ताप पर कांस्टेंट टेम्परेचर अगर रखें तो क्या हो जाएगा, इनिशियल उस पर लें तो मैं इसको G1 से, ये हो जाएगा H1 माइनस T S1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। फिर G2 H2 माइनस TS2, इसको मान ले इक्वेशन सेकेंड। आप क्या पता करते हैं, चेंजेस पता करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को जो था वो माइनस कर दें, H2 माइनस TS2 माइनस H1 TS1, इसको सॉल्व कर लें, क्या हो जाएगा, ओपन करें, H2 माइनस TS2 माइनस H1, ये क्या है, प्लस TS1, H2 माइनस H1, T कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा, H2, साइन चेंज हो जाएगा, इसको क्या लिख सकता हूं, T डेल्टा S, ये कहलाता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। देखना, ऊपर लिखना है इसको,
देखा, जहां ये लिखा उसके नीचे लिखा है दिस मैथमेटिकल इक्वेशन इज कॉल्ड, दिस मैथमेटिकल इक्वेशन this mathematical equation this mathematical equation is called, this mathematical equation is called gives Helmholtz equation, this mathematical equation is called gives Helmholtz equation, gives Helmholtz equation. देखा, उपरोक्त समीकरण को गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण कहा जाता है, उपरोक्त समीकरण को गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण कहा जाता है। देखा, नेक्स्ट लिखिएगा प्रूव दैट माइनस डेल्टा जी इक्वल टू डब्ल्यू नेट, सिद्ध करो कि माइनस डेल्टा जी इक्वल टू डब्ल्यू नेट, प्रूव दैट माइनस डेल्टा जी इक्वल टू डब्ल्यू नेट, जहां लिखा डब्ल्यू नेट चाहो तो ब्रैकेट में एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है नॉन एक्सपेंशन आप प्रसारिय, मतलब या तो डब्ल्यू नेट लिखा मिलेगा या क्या मिलेगा नॉन एक्सपेंशन आप प्रसारिय। पहले इसको समझ लें फिर बाद में एक्सप्लेन करता हूं। कोई भी सिस्टम जब काम करता है, कोई भी तंत्र जो था वो वर्क करता है, तो आपको वो जो काम कर रहा है केवल वही जो था वो दिखाई देता है ना, या आप जो काम कर रहा हो या आप जो मेहनत कर रहा हो उस पे आपको लगता है कि, या सिंपल आपसे एग्जांपल लें कि आपका जो भी 10th आपने दी, 11th दी, या जो भी आप प्रिपरेशन कर रहा हो उसकी तैयारी जब आप कर रहे हो तो आपका जब रिजल्ट आएगा, जब रिजल्ट आता है तो शायद आप ये फील कर सकते हो कि वो रिजल्ट आपकी मेहनत है, आपके द्वारा किया गया काम है, लेकिन आप देखेंगे कि उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके पेरेंट्स का जो था वो का भी इन्वॉल्वमेंट है ना। वो चाहे आपसे डायरेक्टली इन्वॉल्व, इवन किसी के पेरेंट्स आपको किसी तरह से स्टडी में कोई वो ना कर पाते हो, एक लेवल के बाद नहीं कर पाता, हर एक का सब्जेक्ट जो था वो अलग है ना, तो आपको वो इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है आपकी स्टडी के अंदर, आपको लग रहा है वो शायद आपसे पूछते भी ना हो कि आप क्या पढ़ रहे हैं या क्या नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन 100% उनका इन्वॉल्वमेंट तो है। वो आपका जो रिजल्ट आ रहा है, जो आपने साल भर काम किया और काम के बाद जो रिजल्ट आया, स्टडी आया, उसके अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट तो जो था वो माना जाएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझे कि ये जब मैं कहूं कि ये फैन जो था वो क्या काम करता है, तो आप ये जो रोटेट हो रहा है केवल इसका रोटेट होना जो था वो देख रहा है। तो अगर मुझे कहें कि इस फैन ने कितना काम किया तो आप इसका रोटेट होना जो था वो मेजर कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में एक काम ये हो गया, ये जो दिखाई देता है आपको, है ना, जो कोई भी फील कर सकता है, जो कोई भी देख सकता है, ये कहलाता है एक्सपेंशन वर्क, प्रसारीय कार्य, जो विजिबल है, जो दिखाई दे रहा है आपको। तो हर सिस्टम का एक वर्क वो होता है जो एक्सपेंशन वर्क होता है, जो प्रसारीय कार्य होता है। ये पंखा रोटेट हो रहा है ना, आपको हवा दे रहा है, यहाँ पर ये इसका कौन सा वर्क है, एक्सपेंशन वर्क। लेकिन आप इमेजिन करो कि यहाँ पर एक्चुअल में अगर मैं कहूं कि इस फैन ने टोटल कितना काम किया, तो केवल इसका रोटेट होना काम करना नहीं है, इस काम के अंदर एक काम और इंक्लूड करो, है ना, जिस बंदे ने सबसे पहले आकर इसका स्विच ऑन किया होगा इस फैन का, उसका काम, वो भी तो मेहनत थी, वो भी तो काम था, वो तो इम्पोर्टेंट काम था कि अगर वो स्विच ऑन नहीं होता तो क्या ये फैन जो था वो इस तरह से रोटेट हो पाता, नहीं। इस मतलब इस काम का अगर पूरी तरह से कैलकुलेट करना होता तो आप फैन जो दिख रहा है रोटेट होता हुआ वो, और एक वो जो स्विच ऑन किया गया वो था। आपको गाड़ी रन करते हुए, क्या आपने कहा पेट्रोल था 1 लीटर के अंदर, वो 50 किलोमीटर जो था वो गाड़ी रन कर रही है, तो आपने 1 लीटर पेट्रोल लिया और पेट्रोल लेने के बाद जो था वो 1 लीटर जो था वो गाड़ी रन कर रही है, व्हीकल जो था वो रन कर रहा है, तो आपने कहा कितना काम किया, तो वो 50 किलोमीटर जो रन किया, आप बस केवल उसी को मेजर कर रहा हो, लेकिन उस गाड़ी के चलने में एक काम और इंक्लूड करना चाहिए, जिसने जो था वो बाइक पर किक से बाइक को स्टार्ट किया या स्विच से जो था वो ऑन किया,
बटन से जो था वो स्टार्ट किया, वो काम भी तो एक काम है, उसमें भी तो एनर्जी लग रही है। कहने का मेरा मतलब है हर सिस्टम में दो तरह के काम होते हैं, एक वो काम जो आपको दिखाई दे रहा है और एक काम जिस पे कोई ध्यान ही नहीं देता। वो काम जो ध्यान नहीं देता अगर आप कंसीडर करोगे, अगर आप विचार करोगे तो वही एक्चुअल में जो था वो क्या है, वास्तविक एक्चुअल जो था वर्क कर रहा है वही काम है, और उसी को हम शो करते हैं डब्ल्यू नेट से, उसी को कहते हैं नॉन एक्सपेंशन वर्क। तो हर सिस्टम से दो तरह के वर्क होते हैं, एक एक्सपेंशन वर्क और दूसरा नॉन एक्सपेंशन वर्क। फैन का रोटेट होना एक्सपेंशन वर्क, स्विच को ऑन करना नॉन एक्सपेंशन वर्क, या नॉन एक्सपेंशन का हो या फिर क्या कहें डब्ल्यू नेट, मतलब डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन कहूंगा मैं, डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन कहेंगे या डब्ल्यू नेट कहेंगे, इन दोनों में से कोई एक कहेंगे। मतलब जो विशुद्ध है, हिंदी के अंदर जो कहेंगे वो अप्रसारीय कहेंगे या विशुद्ध कहेंगे। तो वास्तव में विशुद्ध कार्य और प्रसारीय कार्य, अप्रसारीय कार्य और प्रसारीय कार्य मिलकर टोटल कार्य मिलेगा। तो अगर मैं कहूं कि कोई सिस्टम टोटल कितना काम करता है तो हमको कहना पड़ेगा डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन प्लस डब्ल्यू एक्सपेंशन। ये जब प्लस कर दोगे तब जाकर सिस्टम करेगा कि टोटल काम जो था उसने कितना किया। आई बस में तो हर सिस्टम से कितने तरह का काम है, दो तरह का काम है। अब हमको ये प्रूव करना है कि माइनस डेल्टा जी इक्वल टू डब्ल्यू नेट, ये था, लिखिएगा सिस्टम ऑफ थर्मोडायनेमिक system of thermodynamic possess two types of work, possess two types of work, first लिखें non expansion work, इसमें लिखें non expansion work which done by system is denoted by W net, नेट मतलब टोटल विशुद्ध, उसके लिए W नेट। सेकंड लिखिएगा एक्सपेंशन वर्क, इसमें लिखें एक्सपेंशन वर्क is denoted by expansion work 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 is denoted by WEXP expansion। अब W एक्सपेंशन ये प्रूव कर चुके हम, एक्सपेंशन वर्क बताया था W एक्सपेंशन इक्वल टू क्या आया था माइनस पी डेल्टा वी, उसके नीचे लिख लो W एक्सपेंशन इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। हिंदी में लिखना किसी तंत्र से संलग्न कार्य दो प्रकार के होते हैं, किसी तंत्र से संलग्न कार्य दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है अप्रसारीय कार्य या विशुद्ध कार्य, अप्रसारीय कार्य या विशुद्ध कार्य, अप्रसारीय कार्य या विशुद्ध कार्य, अप्रसारीय कार्य या विशुद्ध कार्य। इसमें लिखिए अप्रसारीय कार्य को W नेट द्वारा, अप्रसारीय कार्य को W नेट द्वारा दर्शाया जाता है, अप्रसारीय कार्य को W नेट द्वारा दर्शाया जाता है, अप्रसारीय कार्य को W नेट द्वारा दर्शाया जाता है, W नेट द्वारा दर्शाया जाता है। सेकंड है प्रसारीय कार्य, इसमें लिखना प्रसारीय कार्य को WEXP द्वारा दर्शाया जाता है, W एक्सपेंशन
WEXP द्वारा दर्शाया जाता है। फिर सारी कार्य को W एक्सपेंशन EXP द्वारा दर्शाया जाता है। फिर उसके नीचे इसकी वैल्यू लिख लेना है, W एक्सपेंशन इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। अब उसके नीचे लिखेगा सपोज टोटल वर्क डन बाय सिस्टम इज कैपिटल W। सपोज टोटल वर्क डन बाय सिस्टम इज कैपिटल W। उसके नीचे हिंदी में लिखना, माना तंत्र द्वारा किया गया कुल कार्य W है। माना तंत्र द्वारा किया गया कुल कार्य W है। अब देखिए, तो हमेशा टोटल वर्क किस किस से मिलकर बनता है, एक्सपेंशन और दोनों को मिलाओगे तब माना जाएगा कि ये कुल कार्य हुआ, टोटल वर्क हुआ। तो मैं क्या करूं, यहां पर W इक्वल टू W एक्सपेंशन प्लस W नेट। ये था, आपने अभी प्रूफ किया कि W एक्सपेंशन की वैल्यू क्या है, माइनस P डेल्टा V। तो W इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, ये जाएगा माइनस P डेल्टा V प्लस W नेट। इसको मान ली इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा है, ऊष्मा गति की प्रथम नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ डायनामिक्स, क्या था, डेल्टा ए इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यही था। इसको माना इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण एक से डेल्टा ई इक्वल टू क्यू, डब्ल्यू की जगह क्या लिख दें, माइनस पी डेल्टा वी प्लस डब्ल्यू नेट। ये था, डेल्टा ई वैसे ही, क्यू वैसे ही लिखा रहने दिया, डब्ल्यू माइनस पी डेल्टा वी प्लस डब्ल्यू नेट। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ये था। अब इसको क्या करूं, डेल्टा ई, ये था डेल्टा, अभी इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। अब एंट्रोपी आपने पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू एंट्रोपी क्या था, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू इक्वल टू टी डेल्टा एस, ये लिख दो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड समीकरण दो से क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू की जगह क्या लिख दें, टी डेल्टा एस माइनस पी डेल्टा वी प्लस डब्ल्यू नेट। ये था, तो डेल्टा ई इधर लेकर आऊं इसको, पी डेल्टा वी माइनस टी डेल्टा एस इक्वल टू डब्ल्यू नेट। ये ई प्लस पीवी की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इक्वल टू डब्ल्यू नेट। क्यों, एच इक्वल टू ई प्लस, ये था एंथैल्पी में पढ़ा था आपने, तो H इक्वल टू पीवी की जगह होता है H, तो ये होगा डेल्टा H। इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, डेल्टा G इक्वल टू डब्ल्यू नेट। ये आ गया। और प्लस और माइनस तो किससे आता है, बस एक ही बात लिखना, वर्क डन बाय सिस्टम, इसलिए वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब कार्य जो था वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब माइनस इधर लगाएं या इधर, एक ही बात है कोई, है ना। तो क्या लिखेंगे, बस सॉल्व कर लें यहाँ पर, फिर वो जैसा दे, अभी हमें माइनस प्रूफ करना था, हम वैसे ही लिख सकते हैं, कर लें सॉल्व। पहले वही लिखें जो है, माइनस डब्ल्यू नेट, इसलिए माइनस डेल्टा जी इक्वल टू डब्ल्यू नेट। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, माइनस यहां लगाएं या
कल जो टाइमिंग है आपका, जो टाइम रहता है वही रहेगा। फिर थर्सडे और सैटरडे जो था वो क्लास ऑफ रहेगी, फिर जो रेगुलर है उस टाइम। वर्क डन बाय सिस्टम इसमें हिंदी में क्या लिखते हैं, कार्यतंत्र द्वारा किया जाता है।